वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करेंगे फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 17। यदि आपने पहले वाले 16 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिए। यदि दोस्तों आप एग्जाम के अंदर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे सभी मॉक टेस्ट को सोल्व कर लें। यदि आप हमारे मॉक टेस्ट को सोल्व करेंगे तो आपको बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनके साथ ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आप एग्जाम के अंदर 100% अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और हमारे मॉक टेस्ट को सोल्व करते रहिए। यदि आप हमारे इन मॉक टेस्ट की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी प्रकार के मॉक टेस्ट की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और अन्य भी फिजिक्स के अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। यदि दोस्तों आप इनको पीडीएफ फाइल को लिंक के माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब शुरुआत करते हैं हमारे मॉक टेस्ट नंबर 17 की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है 10 डायन के दो बल दिए गए चित्र के अनुसार कार्यरत हैं तो इनका परिणामी बल का मान होगा। यानी दोस्तों हमें चित्र में दिया गया है कि किसी कण पर 10 डायन के दो बल कार्यरत हैं और उनके मध्य में परिणामी बल निकालना है। और हम जानते हैं जो परिणामी बल होता है एफ, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा होता है। दोस्तों ये थीटा होता है उन दोनों बलों के मध्य कोण होता है और ये होता है इसका रूट, यानी परिणामी का फॉर्मूला ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपन देखते हैं F1 और F2 के मध्य कोण। तो दोस्तों याद रखना इसके मध्य जो कोण होगा वो 120 होगा। कई बच्चे क्या होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर इस कोण को देकर 60 डिग्री यानी थीटा का मान रख देते हैं, उसका क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्योंकि यहाँ पर जो इस बल की डायरेक्शन है वो ये है और इस बल की डायरेक्शन है वो इस दिशा में है, यानी कि इसकी इस दिशा में है और इसकी दिशा में। तो इन दोनों के मध्य यानी कि इसकी डायरेक्शन ये है, इन दोनों के मध्य से कौन होगा वो हमारा 120 होगा, न कि 60 डिग्री, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी तरफ है। तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है इसकी ये और इसकी ये, इन दोनों के मध्य से कौन होगा वो 120 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका परिणामी अपन निकालते हैं। तो इसका निकालते समय F1 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा यानी कि 10 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 यानी 10 इंटू 10 और cos 120 यानी cos 120 का मान होता है -1/2। यदि दोस्तों इसको सोल्व करते हैं ये तो हमारा 2 से 2 कट जाएगा, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जाएगा, यानी कि -100 और ये +100, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारा बचेगा √ के 10 स्क्वायर, यानी कि इसका मान आ जाएगा 10, यानी 10 डायन का हमारा जो परिणामी बल होगा वो होगा। और दोस्तों जो परिणामी बल होगा उसकी डायरेक्शन की तरफ होगी, यानी कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और दूसरे बल की इस तरफ। तो परिणामी बल की डायरेक्शन इन दोनों की मदद जाएगी इस तरफ और उसका मान होगा 10 डायन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड पर आवेग का मान होता है। देखिए दोस्तों हम जानते हैं जो आवेग होता है वो क्या, यानी कि क्या होता है, यानी कि कोई वस्तु है यदि उस पर F न्यूटन का बल लग रहा है और वो ΔT समय तक लगाया जाता है तो आवेग होता है हमारा जो होता है वो होता है बल, और जो समय होता है कितने समय तक लगाया जाता है उसके गुणन के बराबर होता है। इनके गुणनफल को ही अपन आवेग कहते हैं। और दोस्तों हम जानते हैं जो बल होता है वो होता है संवेग में परिवर्तन की दर dP अपॉन यानी ΔP/ΔT हो जाएगा। और इसको ΔT से अपन यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ΔT से ΔT कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो आवेग हो जाएगा वो में संवेग में परिवर्तन के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना जो आवेग होता है वो संवेग में परिवर्तन यानी ΔP के इक्वल टू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों याद रखना जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है dP/dt या ΔP/ΔT ये हमारी बल के बराबर होती है। और ओनली जो संवेग में परिवर्तन होता है यानी ओनली dP या ΔP होता है ये हमारी आवेग यानी J के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक द्विविध धातु की संयुक्त पट्टी को गर्म करने पर, यानी कि दोस्तों हमें बाई मेटलिक यानी कोई स्ट्रिप दी हुई है, यानी कि द्विविध धातु कोई पट्टी दी हुई है यानी दो धातुओं से बनी हुई, और उनके जो यानी कि हीट एक्सपेंशन है यानी जो उसमें प्रसार गुणांक है यानी कोफिशिएंट है, इस हीट जो हमारा एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है उसका मान है एल्फा, वो हमें दिया हुआ दोनों का अलग अलग है। तो दोस्तों जिसका एल्फा का मान अधिक होगा यानी कि उसमें प्रसार का मान अधिक होगा, उसमें यानी उसके अंदर प्रसार अधिक होगा। मान लो कि नीचे वाली पत्ती के लिए एल्फा का मान अधिक है तो यदि इसको अपन हीट देते हैं यानी उष्मा देते हैं तो यानी नीचे वाली पत्ती के अंदर अधिक प्रसार होगा और ऊपर वाली पत्ती के अंदर कम प्रसार होगा। तो इसकी जो आकृति बनेगी वो इस प्रकार से हो जाएगी, यानी नीचे वाली पत्ती में अधिक प्रसार होने के कारण अधिक लंबाई हो जाएगी
और इसकी लंबाई में परिवर्तन कम होगा, तो ये जो पत्ती होगी वह है कम एल्फा के मान की ओर मुड़ जाएगी, यानी कि जिसका हीट एक्सपेंशन कोफिशिएंट कम होगा उसकी तरफ यह पत्ती मुड़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसके लिए एल्फा का मान कम होगा उस वाली पत्ती की ओर मुड़ेगी, यानी कि जिस पत्ती का मान एल्फा का मान कम होगा यानी कि इसका मान कम है तो इसकी ओर यह मुड़ गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r तथा गुरुत्वीय त्वरण g हो तो पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग होगा। यानी दोस्तों हम जानते हैं जो पलायन वेग होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, यानी कि वह वेलोसिटी जिसे पाकर कोई वस्तु पृथ्वी से सतह के लिए यानी कि है मुक्त हो जाए, यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय आवरण होता है उसको पार कर जाए, यानी उस वेलोसिटी को अपन पलायन वेग कहते हैं। और पृथ्वी की सतह के लिए इसका जो मान होता है वो हमारा होता है v = 2gr होता है। यहाँ पर r होती है पृथ्वी की त्रिज्या, g होता है गुरुत्वीय त्वरण। और हम जानते हैं जो g का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है Gm/r² होता है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को अपन इसके अंदर इनपुट करते हैं तो हमारा जो इसका फाइनल फॉर्मूला निकल कर आएगा वो हो जाएगा हमारा Gm/r, क्योंकि इसके नीचे r² होता है और जो r² का यानी कि एक r इस r से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 2Gm/r। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी नली से प्रवाहित होने वाले द्रव का वेग बढ़ता है तो उसका दाब, यानी दोस्तों हमें कोई नली दी हुई है और उसके अंदर कोई द्रव का प्रवाह हो रहा है, यदि इसकी वेलोसिटी का मान बढ़ा दिया जाता है तो हमें दाब बताना उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखना, यदि किसी यानी कि फ्लूइड की वेलोसिटी को यानी परिवर्तित किया जाता है, वेलोसिटी का मान बढ़ जाता है तो उस स्थान पर जो प्रेशर होता है उसका मान डिक्रीज होता है। यानी जब किसी लिक्विड के अंदर यानी फ्लूइड के अंदर उसकी वेलोसिटी अधिक होती है, यानी जिस स्थान पर वेलोसिटी का मान अधिक होता है वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। यही हमारी बर्नौली थ्योरम है वो हमें ये बताती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों याद रखना एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यानी हमारी जो किसी कमरे के ऊपर छत नहीं हो यानी उस पर कोई टिन रखी हो, तो जब आंधी चलती है यानी आंधी के समय में जो टिन होती है वो ऊपर उठती है, वो किसके कारण उठती है, यानी जो उड़ जाती है यानी ऊपर उठती है वो किस कारण उठती हैं। दोस्तों बर्नौली थ्योरम के कारण उठती है, यानी कि बर्नौली थ्योरम में यही बताती है कि जहाँ पर जो वेलोसिटी का मान कम होता है वहाँ पर प्रेशर का मान अधिक होता है और जहाँ पर वेलोसिटी का मान अधिक होता है वहाँ पर जो दाब होता है प्रेशर उसका मान कम होता है। तो दोस्तों आंधी के समय में जो कमरे के अंदर जो वायु होती है वो हमारी स्थिर होती है, लेकिन जो आंधी के समय जो बाहर की जो वायु है यानी कि उसकी वेलोसिटी बहुत अधिक होती है तो उसका प्रेशर का मान बहुत कम हो जाता है और अंदर जो प्रेशर होता है वो अधिक हो जाता है। तो प्रेशर के कारण ये जो टिन होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, यही हमारा कारण होता है कि आंधी के समय में जो कमरे की टिन होती है वो ऊपर उठ जाती है। दोस्तों याद रखना, जहाँ पर वेलोसिटी का मान अधिक होगा वहाँ पर प्रेशर का मान कम होगा और जहाँ पर वेलोसिटी का मान कम होता है वहाँ पर प्रेशर का मान अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है, यानी दोस्तों हमें मान लो कि n संधारित्र दिए हुए हैं उनकी प्रत्येक की धारिता c है, तो हमें बताना है एक बार तो इसको पैरेलल क्रम में जोड़ेंगे यानी समांतर क्रम में उसकी तुल्य धारिता में, और एक बार श्रेणी क्रम में यानी जो सीरीज क्रम होता है उसमें जोड़ते हैं उसकी तुल्य धारिता में हमें संबंध बताना है। तो उसका संबंध देखते हैं, अपन देखते हैं यदि इन n संधारित्र को पैरेलल क्रम में जोड़ा जाता है यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी जो तुल्य धारिता होगी उसका फॉर्मूला हम जानते हैं वो हमारा होता है C/n, यानी नहीं दोस्तों ये होता है हमारा NC, यानी n टाइम अधिक हो जाती है। यदि n संधारित्र है तो उनकी धारिता होगी तुल्य धारिता वो n गुना अधिक हो जाती है। यदि इनको अपन सीरीज क्रम में जोड़ते हैं यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो CS यानी जो तुल्य धारिता होती है वो n टाइम्स कम हो जाती है यानी कि C/m हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से अपन C का मान निकालते हैं वो हमारा हो जाएगा NCS, और यदि इस C का मान अपन इसमें रखते हैं तो हमारा Cp = हो जाएगा ये n है और इस C का मान अपन ये रखेंगे इंटू NCS, तो ये हमारा हो जाएगा n²CS। यानी जो इसमें जो संबंध निकल कर आएगा पैरेलल की जो तुल्य धारिता और जो हमारी समान जो श्रेणी क्रम होता है उसकी तुल्य धारिता के अंदर संबंध होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, Cp = हो जाएगा n²CS। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान के दो कण एक स्थिर तथा दूसरे का त्वरण a हो तो इस निकाय के द्रव्यमान के अंदर का त्वरण होगा। यानी दोस्तों हमें दो कण दिए हुए हैं समान द्रव्यमान की, इन दोनों की वेलोसिटी यानी कि दोनों का मास समान है m है, और एक कण है जो पहला कण है वो हमें स्थिर दिया हुआ है यानी कि एक्सीलरेशन 0 है, और दूसरा कण है उस वह है
उसका एक्सीलरेशन दिया हुआ हमें ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर दिया हुआ, तो इसका एक्सीलरेशन है ए वेक्टर। तो दोस्तों हमें जो इसका द्रव्यमान के अंदर है यानी ए सी एम यानी कि सेंटर ऑफ मास होता है, उसका हमें एक्सीलरेशन बताना है। तो दो कणों के लिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो याद रखना, वो होता है m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने m1 का मान m रखेंगे, लेकिन a1 का मान हमें 0 दिया हुआ है, यानी पहला कण स्थिर है, तो ये हमारा हो जाएगा 0। प्लस में m2 का मान भी हमारे पास m दिया हुआ है, a2 का मान हमें दिया हुआ है a वेक्टर, अपॉन में m1 प्लस m2, दोनों का मान समान है m1 mm, तो m1 प्लस m2 का मान हो जाएगा हमारा 2m। यदि अपन इसको सोल्व करेंगे तो m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों a से m हमें प्राप्त होगा, वो हमारे को प्राप्त होगा a वेक्टर अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 kg बर्फ को जल में परिवर्तित करने वाली उष्मा कहलाती है। दोस्तों याद रखना, जब यानी किसी अवस्था परिवर्तन होता है, यानी कि किसी एक अवस्था से यानी कि जो पदार्थ होता है दूसरी अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उस समय जो उष्मा की आवश्यकता होती है उसे अपन कहते हैं गुप्त उष्मा। और जिस अवस्था के लिए परिवर्तन में यानी कि आवश्यकता होती है, जिस अवस्था परिवर्तन के लिए उसे उसी अवस्था की यानी गुप्त उष्मा कहते हैं। और दोस्तों हमें दिया हुआ बर्फ को बदला जा रहा है जल में, यानी कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलती है, तो हम कहते हैं कि नहीं उसका गलन हो रहा है। यानी जब किसी ठोस अवस्था का परिवर्तन उसकी द्रव अवस्था में हो रहा है, यानी कि अवस्था परिवर्तन ठोस से द्रव हो रही है, तो उसको अपन गलन कहते हैं। और हम जानते हैं जो आवश्यक उष्मा होती है उसको गुप्त उष्मा कहते हैं। तो गलन के समय में जो हमें उस उष्मा की आवश्यकता होगी, यानी परिवर्तन में जो उष्मा होती है उसको अपन गलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी 1 kg बर्फ है, यदि उसको जल में बदला जाएगा तो इसको जो उष्मा की आवश्यकता होगी उसको गलन की गुप्त उष्मा कहेंगे, क्योंकि अवस्था परिवर्तन में जो उष्मा आवश्यकता होती है उसको अपन गुप्त उष्मा कहते हैं। और यानी कि और द्रव्य से यानी कि ठोस से यदि द्रव्य में बदलता है तो उसे अपन गलन कहते हैं। तो यह जो हमारी उष्मा हो जाएगी वो गलन की गुप्त उष्मा हो जाएगी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य यानी पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कोण। यानी दोस्तों हमें पूछा गया है कि कोई कण है जो प्रक्षेप्य गति कर रहा है, यानी कि ये प्रक्षेप्य गति कर रहा है, इसके उच्चतम बिंदु पर हमें बताना है इसके एक्सीलरेशन और जो वेलोसिटी है उसके अंदर जो एंगल होगा वो हमें बताना है। तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पर हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है ओनली क्षैतिज दिशा में वेलोसिटी होती है, और हम जानते हैं जो क्षैतिज वेलोसिटी होती है यानी u cos थीटा वो प्रक्षेप्य गति में सभी समय पर सेम होती है, यानी उसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता। तो इस दिशा में ओनली वेग होता है, उसका मान होता है u cos थीटा क्षैतिज दिशा में, और इस दिशा में कोई त्वरण नहीं होता। जो उच्चतम बिंदु पर त्वरण होता है वो ओनली गुरुत्वीय त्वरण होता है, जीव होता है नीचे की तरफ। तो दोस्तों जब कोई प्रक्षेप्य गति में पार्टिकल ठीक है यानी हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, तो वेग और जो त्वरण होता है उनके मध्य जो एंगल होता है वो हमारा होता है 90 डिग्री। याद रखना दोस्तों, जब प्रक्षेप्य गति के अंदर कोई कण हाईएस्ट पॉइंट पर होता है तो इसकी जो ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी का मान होता है u sin थीटा, यानी वेग का ऊर्ध्वाधर घटक होता है उसका मान 0 हो जाता है, क्योंकि न तो यहाँ पर ऊपर जा रही है न यानी कि स्थिर हो जाती है ऊर्ध्वाधर घटक के लिए। ये ओनली क्षैतिज दिशा में गति करती है, यानी वेलोसिटी की दिशा ही हो जाती है। और जो त्वरण होती है यानी हमारे क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं होता है, इनकी क्षैतिज दिशा का जो वेलोसिटी है वो नियत रहती है, लेकिन जो नीचे की तरफ जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है तो इस कारण जो वेलोसिटी और त्वरण के मध्य जो कोण होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता यानी वेलोसिटी ऑफ गैस व्हेन हाइट रीज। दोस्तों यदि ताप बढ़ाते हैं तो गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों याद रखना, जब किसी गैस का यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसकी श्यानता होती है उसका मान बढ़ जाता है, यानी कि गैसों के अंदर यदि टेम्परेचर का मान बढ़ाया जाता है तो श्यानता का मान बढ़ जाता है। दोस्तों एक बात और याद रखना, यदि हमें द्रव्य दिया हुआ हो, गैस की जगह कोई लिक्विड दिया हुआ है यानी द्रव्य दिया हुआ हो, उसके दिए लिए यदि यानी ताप बढ़ाने पर यदि हमें श्यानता का मान पूछे तो दोस्तों याद रखना उसके लिए घट जाता है। यानी गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर जो हमारी विस्कोसिटी होती है उसके मान में इंक्रीज होता है, यानी गैसों के लिए तो बढ़ता है और द्रव्यों के लिए उसके मान में कमी होती है। दोस्तों यदि दाब के साथ पूछे यानी कोई हमें गैस दिया हुआ है और द्रव्य दिया हुआ है, यदि द्रव्य के अंदर यदि अपन प्रेशर का मान बढ़ाते हैं तो उसकी जो
सांद्रता होती है उसका मान यानी विस्कोसिटी होती है उसका मान हमारा बढ़ जाता है, और जो गैस होती है उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी गैस की विस्कोसिटी यानी जो हमारी सांद्रता होती है उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो द्रव होती है उसकी सांद्रता दाब यानी जो द्रव होती है दाब बढ़ाने पर बढ़ जाती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता घट जाती है, लेकिन जो हमारी गैस होती है उसकी सांद्रता का मान बढ़ जाता है। तो हमें गैस पूछी है तो गैस के लिए दोस्तों नोट कर लेना, ताप बढ़ने पर गैस की सांद्रता का मान बढ़ जाएगा। कन्फ्यूज़न नहीं होना, याद रखना गैसों के लिए तो बढ़ता है और द्रवों के लिए घटता है, और प्रेशर के लिए इसके लिए उल्टा हो जाता है। यानी प्रेशर यदि बढ़ाएंगे तो गैस की सांद्रता का मान बढ़ेगा और द्रव्य की सांद्रता का मान बढ़ेगा, सॉरी दोस्तों, और जो हमारी गैस होती है उसकी सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा दाब का, लेकिन ताप बढ़ने पर उसकी सांद्रता का मान बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते कण की गतिज ऊर्जा k इजिकल टू के नॉट कोस स्क्वायर थीटा से व्यक्त की जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा का महत्तम मान होगा। यानी दोस्तों हमें कोई कण है जो सरल आवर्त गति कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है और उसकी स्थितिज ऊर्जा का महत्तम मान पूछा है। तो दोस्तों याद रखना, जो यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मैक्सिमम मान होता है वो काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम मान के इक्वल होता है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मान होता है वही हमारी जो स्थिति तो हो जाता है यानी पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका मैक्सिमम मान होता है। तो यहाँ से अपन काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मान निकाल सकते हैं। यानी काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है k इजिकल टू के नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ से हम जानते हैं कि के नॉट तो हमारा नियत रहेगा, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है। तो यानी कि जो हमारा के मैक्सिमम हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा के नॉट, और जो के मैक्सिमम होगा वही हमारा यू मैक्सिमम हो जाएगा। तो यू मैक्सिमम का मान हो जाएगा हमारा के नॉट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि गुणों के निम्न संचयों में से कौन सा खाना पकाने के लिए बर्तनों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निम्न विशिष्ट ऊष्मा एवं उच्च चालन। यानी दोस्तों हमारे जो खाना पकाने वाले बर्तन होते हैं वो हमें इस प्रकार बर्तन चाहिए, यानी कि जो इसको एनर्जी यानी कि जो हीट दी जाएगी यानी जो ऊष्मा दी जाएगी उस ऊष्मा को वह खाने को यानी ट्रांसफ़र कर दे यानी खाने तक पहुँचा दे, यानी यह ऊष्मा को ग्रहण नहीं करे। यानी हम जानते हैं जो ऊष्मा ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसको अपन विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यानी कोई पात्र होता है यानी कोई धातु है वह जितनी ऊष्मा को ग्रहण करती है वही अपन उसको उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो यानी कि जो विशिष्ट ऊष्मा यानी कि इसमें ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता यानी कम होनी चाहिए, यानी कि जितनी ऊष्मा इसको दी जाएगी वह उतनी ही ऊष्मा आगे ट्रांसफ़र कर दे, यानी यह खुद बर्तन नहीं रखे। यानी कि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है उसका मान कम होना चाहिए, और दोस्तों चालन का मान कम होना चाहिए। यानी यदि इसको यहाँ पर ऊष्मा दी जाती है तो यह यहाँ तक यानी कि तेज़ स्पीड से यानी अधिक गति से यानी ऊष्मा को पहुँचा दे। तो यानी कि दोस्तों जो खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं उनकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका मान तो निम्न होना चाहिए और जो उच्च चालन होता है वो उच्च होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो निम्न में क्या अपरिवर्तित रहती है। यानी जब दोस्तों कोई तरंग है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों याद रखना, जो आवृत्ति होती है यानी फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान अपरिवर्तित रहता है, और बल्कि जो तरंग दैर्ध्य होता है वह परिवर्तित होता है, और आयाम का मान भी यानी आयाम का मान भी परिवर्तित होगा। जो अनचेंज होगा हमारा वो होगा आवर्ती का मान किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाने पर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका मान स्थिर रहता है, अपरिवर्तित रहता है यानी अनचेंज रहता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों याद रखना है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ध्वनि स्रोतों को एक साथ बजाए जाने पर 0.25 सेकेंड में दो विस्पंदन उत्पन्न होते हैं तो उनकी आवृत्तियों का अंतर होगा। यानी दोस्तों हमें कोई यानी ध्वनि स्रोत दिए हुए हैं उनको एक साथ बजाते हैं तो 0.25 सेकंड में दो विस्पंदन प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इसकी आवृत्ति क्या होगी, यानी एक सेकंड में कितने विस्पंदन प्राप्त होंगे। यदि 0.25 सेकंड में हमारे दो विस्पंदन प्राप्त होते हैं तो एक सेकंड में दोस्तों हमारे 8 विस्पंदन प्राप्त होंगे। और हम जानते हैं जितने विस्पंदन हमारे प्राप्त होते हैं यानी कि विस्पंदन की जो आवृत्ति होती है वही हमारी उन दोनों ध्वनि स्रोतों की फ्रिक्वेंसियों का अंतर होता है, आवर्तियों का अंतर होता है। तो दोनों की आवर्तियों का अंतर हो जाएगा हमारा 8 है। यानी कि 0.25 सेकंड में यदि दो विस्पंदन उत्पन्न होते हैं तो दोस्तों यह एक सेकंड के अंदर हमारे 8 हो जाएंगे, क्योंकि
हम जानते हैं एक 0.25 को अपन 1.4 रखेंगे, यानी 1.60 सेकंड में 2 विस्पंदन है, तो 1 सेकंड में यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे हो जाएंगे 8, यानी 1 सेकंड में 8 विस्पंदन होंगे। और जितने विस्पंदन उत्पन्न होते हैं 1 सेकंड में, यानी जितनी इनकी आवृत्ति होती है वही हमारी उन दोनों स्रोत ध्वनि स्रोतों की आवृत्तियों का अंतर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग, यानी दोस्तों हमें बताना जो न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया था, न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत होता है प्रकाश का, उसके अनुसार तो प्रकाश का वेग होता है वो वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। यानी कि दोस्तों न्यूटन ने बताया था कि जो प्रकाश का वेग होता है वो वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। लेकिन दोस्तों यदि अपन रियल में देखते हैं तो जो वायु का यानी कि जो प्रकाश का वेग होता है वो जल की अपेक्षा वायु में अधिक होता है, यानी कि रियल में तो ये होता है। लेकिन जो न्यूटन ने सिद्धांत दिया था उसके अनुसार होता है ऑप्शन नंबर ए वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यह रियल में नहीं होता है, तो इसी कारण जो न्यूटन का सिद्धांत है कणिका सिद्धांत वो फेल हो गया था। तो दोस्तों याद रखना, हमें याद रखना तो न्यूटन ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार जो प्रकाश का वेग होता है वो वायु की अपेक्षा जल में अधिक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्वर मापी के तार की लंबाई दुगनी और तनाव को चौगुना कर दिया जाता है तो उसकी आवृत्ति, यानी दोस्तों हमें कोई स्वर मापी दी हुई है और हम जानते हैं स्वर मापी हमारी इस प्रकार से होती है, उसके अंदर जो तार है यानी कि उसके तनाव को यदि अपन 2 गुना कर दें और इसकी लंबाई को भी यदि 2 गुना कर दें तो जो हमारी आवृत्ति होगी उस वो क्या होगी। दोस्तों यदि कोई रस्सी है, यदि वह दो यानी कि दो बिंदुओं यानी कि दो दीवारों के मध्य बंधी हो तो उनके मध्य जो कंपन होता है उस कंपन की जो आवृत्ति होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2L रूट टी अपॉन एम होता है। दोस्तों यहाँ पर जो एल होता है वो इसकी रस्सी की लंबाई होती है, यानी कि इसकी लंबाई होगी, और ये तनाव होता है यानी टी होता है यहाँ पर तनाव होता है, और ये जो एम होता है वो इसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान होता है। दोस्तों यानी कि इस फॉर्मूले से अपन देखते हैं तो हमारी जो आवृत्ति होगी वो हमारी रूट टी के तो समानुपाती होती है, यानी तनाव के रूट के समानुपाती होती है और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर यदि यानी कि V2 का मान निकालेंगे, यानी कि तनाव को 4 गुना कर दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा 40, और ये हमारा लंबाई को 2 गुना कर दिया गया तो अपॉन में हो जाएगा 2L। तो दोस्तों इसको अपन सोल्व करते हैं तो 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, ये हो जाएगा रूट टी, अपॉन हो जाएगा 2, और ये इसको रखेंगे अपन एल ऐसे कैसे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों जो आवर्ती का मान होता है वो हमारा रूट टी अपॉन एल ही होगा, यानी पहले रूट टी अपॉन एल था तो बाद में भी यही प्राप्त होता है, यानी कि जो आवर्ती होती है वो हमारी अनचेंज होती है यानी अपरिवर्तित होगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उसके लिए हमें फोर्स बताना है उसकी स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों याद रखना, जब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन यानी समान इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है उसके अंदर अंदर रखे हुए हो तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और जो हमारा जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके कारण जो फोर्स इस पर जो फोर्स लगेगा वो हमारा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक यानी कि जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन के विपरीत दिशा में लगता है। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश होता है उसका मान समान होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
पॉजिटिव होता है और एक पर नेगेटिव। लेकिन जो नेगेटिव होने के कारण इसकी बल की दिशा इधर और इसकी बल की दिशा, लेकिन परिणाम में समान होने के कारण इनका परिणाम जो बल का परिणाम होगा वो बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उनके लगने वाले विद्युत बलों के परिणाम में बराबर होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी होता है? तो दोस्तों याद रखना, जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन में से जो कण अस्थायी होता है वो होता है हमारा न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यूनिट किसके तुल्य होती है? यानी कि दोस्तों एक यूनिट यानी एक KWH यानी किलो वाट होवर यानी किलोवाट घंटा जो हमारी होती है वो याद रखना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी दोस्तों किलोवाट घंटा को यदि अपन जूल के अंदर परिवर्तित करते हैं तो हमारी जो मान आएगा वो होगा 3.6 गुणा 10⁻6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी मापता है। दोस्तों याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो एनर्जी होती है जूल, उसके मान को मापता है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा विभव होता है यानी कि वोल्ट का
सूत्र होता है वो हमारा W/Q किए गए कार्य अपॉन आवेश होता है। तो इसे अपन देखते हैं यानी कि इसकी हमारी जो मात्रक होती है वो हमारी जूल होती है, यानी एनर्जी का मात्रक भी जूल होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रोवोल्ट यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वोल्ट यानी विभवांतर, यानी कि जो हमारा जूल होगा वो इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोवोल्ट जो मापता है वो हमारी एनर्जी को मापता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा मापी में शंट का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारी जो धारा मापी होती है उसके अंदर शंट लगाया जाता है। उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? यदि किसी परिपथ में उच्च धारा बह रही है और उसके अंदर अपन धारा की दिशा का अनुमान लगाना हो, यानी कि धारा की दिशा में ज्ञात करनी हो, धारा मापी से अपन करते हैं। तो दोस्तों यदि इसके अंदर उच्च धारा बह रही है तो इसके अंदर जो सुई होगी उसमें अचानक से विक्षेप होगा, अचानक से वह यानी कि धारा की दिशा में मुड़ जाएगी। लेकिन अधिक धारा होने के कारण यानी कि जो सुई होती है उसके टूटने का डर होता है, उसमें नुकसान होने का डर होता है। तो उस धारा को नियंत्रित करने के लिए उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध लगाया जाता है, जिससे कि जो धारा का मान होता है वो नियंत्रित हो जाए। जो कुंड हमारी धारा मापी होती है उसमें लिमिट की ही धारा गुजर सके। तो दोस्तों यानी कि उच्च धारा से उसकी सुरक्षा करने के लिए उसके लिए एक प्रतिरोध लगाया जाता है, यानी शंट का उपयोग किया जाता है। तो धारा मापी में शंट का उपयोग किया जाता है वो उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए दोस्तों, हमारा चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो हमारी टेस्ला होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों रखना, जो वेबर होती है वो होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स होता है उसकी हमारी यूनिट होती है वेबर। और जो फेराड होती है दोस्तों हमारी धारिता की होती है। और जो मैक्सवेल होती है दोस्तों हमारी जो चुंबकीय फ्लक्स होता है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी की ही सीजीएस पद्धति में यूनिट होती है। याद रखना, चारों यूनिटों के बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कुंडली की स्व प्रेरकत्व माप होती है, यानी दोस्तों कोई कुंडली है ये उसका कोई स्व प्रेरकत्व है वह किसके बराबर, उसका माप क्या होता है? देखिए दोस्तों, उसका जो माप होता है वो होता है विद्युत जड़त्व है। यानी कि हम जानते हैं जो यांत्रिक गति के अंदर हम जानते हैं जो जड़त्व क्या होता है। जड़त्व का नियम ये होता है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई बाह्य फोर्स न लगाया जाए। यदि कोई गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहिए जब तक उस पर बाह्य फोर्स नहीं लगाया जाए। उसी प्रकार स्वप्रेरकत्व में भी यही होता है, लेकिन यह विद्युत के लिए होता है। यानी कोई कुंडली है उसके अंदर कोई अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके अंदर कोई एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसके अंदर एक और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और दोस्तों यह जो विद्युत वाहक बल होता है वह जो इसमें धारा प्रवाहित करते हैं जिसके कारण यह उत्पन्न होती है उसी का विरोध करता है। यानी कि यदि अपन इसमें धारा परिवर्तन करते हैं तो यह जो इसमें एक और धारा उत्पन्न होती है वह इस धारा का विरोध करती है। यानी कि स्वप्रेरकत्व के अंदर यही होता है कि स्थिति में यदि अपन चेंज करते हैं तो वह उसका विरोध करता है प्रेरकत्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा विद्युतीय जड़त्व है। यानी विद्युत का जो विरोध होता है तो उसके लिए विद्युतीय जड़त्व कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है तो इसको कहते हैं। यानी दोस्तों कोई माध्यम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण क्या है आपके अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से अलग हो जाती है तो इसको अपन कहेंगे अपवर्तन। क्योंकि जो अपवर्तन की घटना होती है यानी कि रिफ्रैक्शन होता है उसके अंदर ही हमारी जो कोई किरण होती है वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर, यानी कि दोस्तों सौर स्पेक्ट्रम से बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाने पर तो हमें बताना है कि कौन सा यानी कि गुण यानी कि हमारा कथन सत्य होगा। यानी कि विचलन घटता है या अपूर्णांक पे घटता है, विचलन घटता है अपूर्णांक बढ़ता है। यानी कि दोस्तों विचलन और अपूर्णांक के बारे में बताना है कब घटेगा कौन सा कब बढ़ेगा। तो दोस्तों याद रखना, यदि बैंगनी रंग से अपन लाल रंग की जाते हैं यानी रेड रंग की तरफ जाते हैं, यदि यानी कि है बैंगनी रंग से तो हमारा जो अपवर्तनांक का मान होता है उसका मान घटता है। क्योंकि हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य लाल रंग की अधिक होती है, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और जो बैंगनी रंग होता है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो यदि बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाएंगे तो इसका अपवर्तनांक का मान हमारा कम होगा। और हम जानते हैं जो विचलन होता है हमारा
यानी कि हमारा जो विचलन होता है उस विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है n-1 इंटू ए। तो दोस्तों ये जो n होता है ये हमारा अपूर्णांक होता है, यानी कि जैसे जैसे अपूर्णांक का मान कम होगा तो ये जो विचलन होता है उसका मान भी कम होता है। तो दोस्तों याद रखना, यदि अपन शॉर्ट स्पेक्ट्रम के अंदर बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर जाते हैं तो विचलन का मान भी घटता है और अपूर्णांक मान भी घटता है। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने कितना स्कोर किया वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा हो तो आप इसके लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।